परफेक्शनिस्ट यार। चलो ठीक है, सही है। मतलब आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि असल में मैंने जब जब मैं देखता हूँ तो यार, आप लोगों को तो पता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कांटेक्ट में हैं, तो समझ में ये आता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपने को परफेक्शनिस्ट बनाने में लगे रहते हैं, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, हर एक सब्जेक्ट में। आपको नहीं होना परफेक्शनिस्ट यार। आप परफेक्शन मांग रहे थे एकेडमिक के टाइम पे, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे या कोई भी कोर्स कर रहे थे, तब आप परफेक्शन की तरफ भाग रहे थे कि हाँ मुझे परफेक्ट बनना है, 90% लाने, 95%। ये कंपटीशन है, इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आने, आपको समझना पड़ेगा किस सेक्शन पे काम करना है, किस सेक्शन को स्किप करना है। ये कंपटीशन स्मार्ट वर्क की डिमांड करता है, हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क की डिमांड करता है। स्मार्ट वर्क कहता है कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने, जितना कहना है उतना करना है बस, और उससे सिलेक्शन हो जाना है। और ऐसे ही आपको कभी परफेक्शन, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप जो कर रहे हैं उसमें निरंतर बने रहिए। आप ये मत सोचिए कि आज नहीं करूं मैं कल कर लूंगा, कल ना करूं परसों कर लूंगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं ना, तब आप एक चीज ये समझिए कि धीरे 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 आप परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन आप परफेक्शन की तरफ जब जाने की सोचते हैं, तब आप शायद कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि परफेक्शन आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज या डिमोटिवेट फील कराता है कि आप ये टॉप पर पहुंचना चाहते हो और टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जब जो अभी है ना उसको कंसिस्टेंट रखिए। जो आप अभी हैं, आप फिर सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे तो आप परफेक्शन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऊपर से नीचे मत सोचिए, नीचे से ऊपर सोचिए, देखना चीजें खुद ब खुद आपके समझ में आने लगेंगी। ओके, आई होप यार सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, सभी को मेरा प्यारा सलाम। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन को हम लोग विश्व में डूबने से बचाव दिवस, विश्व डूबने से बचाव दिवस किस दिन मनाया गया? तो आंसर बनता है यहां पर 25 ऑफ जुलाई को। ये डे मेरे लिए भी एक नया रहा है, मुझको भी ये पहली दफा ही पता चला ये वाला कि ये इस प्रकार का भी कोई डे होता है। बट डेटा जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसके बाद तो भाई इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना हम लोगों को। ये जो डे है इसका नाम है वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जरा उल्टा चलते हैं, उल्टा पढ़ते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनते हैं, ठीक है। 23 ऑफ जुलाई, ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक डे पढ़ा था, इसको बोलते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 22 ऑफ जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस। 20 ऑफ जुलाई वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। 18 ऑफ जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, ओके, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे। ओके दोस्त, ये भी क्लियर है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, वर्ल्ड डे, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं इनका। 23 ऑफ जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 22 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, और 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद एक डे और रहा था जो कि हम लोगों ने 16 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका 93rd फाउंडेशन डे। ओके, 15 जुलाई की बात करते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। 12 जुलाई को डे रहा था वर्ल्ड मलाला डे, 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 10 को नेशनल फिश फार्मर डे, ओके, नेशनल फिश फार्मर डे। 3 जुलाई को रहा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, 2 जुलाई को रहा था वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, और 1 जुलाई को जो ऑब्जर्व किया गया था डॉक्टर्स डे, सीए डे, ठीक है, जीएसटी डे, एसबीआई डे, और नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ओके, आशा करता हूं कि यहां तक सारे डे रिवाइज हो गएंगे। हर दिन ही हम लोग रिवीजन कर रहे हैं डे का, बिना नागा करे। ओके, तो आई थिंक यार अगर याद नहीं हो रहा तो फिर ये तो समझने वाली बात है, बट अगर धुंधला धुंधला भी याद हो रहा है तो बेहतर है। चलिए नेक्स्ट अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टैक्स कमिटी फॉर 2021-2025 टर्म, 2021 से लेकर 2025 तक के टर्म के लिए किसे नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र कर समिति के लिए? संयुक्त राष्ट्र कर समिति के कार्यकाल के लिए किनको अपॉइंट किया गया है? आंसर करिएगा इसका।
तो ऑप्शन नंबर बनता है रश्मि रश्मि रंजन दास। ओके, रश्मि रंजन दास। अब यहां पर देखिए विनय श्रीकांत प्रधान, इनको इंडिया का तंजानिया में नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट हाई कमिश्नर मतलब भारत के जो नए दूत बने हैं तंजानिया में, इनका नाम क्या है? विनय श्रीकांत प्रधान। ओके, विनय श्रीकांत प्रधान दूसरा नाम। वीके सिन्हा साहब को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो गेम्स के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो गेम्स के लिए सिक्योरिटी का काम भी दिया है प्लस प्रेस अटैची का काम भी दिया है। ठीक है, सिक्योरिटी और प्रेस अटैची का काम किसको दिया गया है? तो वीके सिन्हा साहब को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। ओके, नाम याद रखना आपको, वीके सिन्हा, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। अभी दो लोगों को मैंने ऑप्शन यहां पर जो सेट किया वो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें अवार्ड पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें एक अवार्ड जो दिया गया था गोल्डन आई, पायल कपाड़िया को दिया गया गोल्डन आई, या तो फिर इसको हम लोग गोल्डन आई बोलेंगे या बोलेंगे ऑयल दे ओर, ऑयल ओल दे ओर, ओल दे ओर। असल में एक फेस्टिवल रहा था 74th कैन फिल्म फेस्टिवल, 74th कैन फिल्म फेस्टिवल, और उसमें इनको ये जो लेडी है पायल कपाड़िया गोल्डन आई कहिए या ओल दे ओर से सम्मानित किया था। असल में ये एक मूवी की डायरेक्टर है और उस मतलब एक डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इस डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर का नाम है पायल कपाड़िया और इनको गोल्डन आई या ओल दे ओर से 74th कैन फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया, 74th कैन फिल्म फेस्टिवल में। अब जो दूसरा नाम है यार वो तो बहुत सिंपल है, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनको अभी टोक्यो गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया, ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश। क्लियर? नेक्स्ट अगला, काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है ये। सवाल ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। ओके, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे वियना की बात सबसे पहले करते हैं। वियना, वियना में किसका हेडक्वार्टर है? सर, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ओके, पहला ये क्लियर। दूसरा, मॉन्ट्रियल में किस किस का हेडक्वार्टर है? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, वाडा का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। द हैग, नीदरलैंड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसका हेडक्वार्टर यहां पर हो गया। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये यार इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल सॉरी उसका तो यार बर्न में था, माफ करिएगा। यूपीओ का हेडक्वार्टर बर्न में है, बर्न स्विट्जरलैंड है। ठीक है, माफ करना मेरे दोस्त, यूपीयू इसका ग्लैंड में नहीं है, इसका बर्न में है। ठीक है, बर्न स्विट्जरलैंड। ग्लैंड से बात करें तो वहां पर कोई नेचर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक रहा था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड रहा। और दूसरा
IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है भाई? आज आप लोगों के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का भी रिवीजन हो गया, प्लस फ्रांस के पेरिस और उठा लेते, 5 जगह के तो मैंने कराई दिए, यहां से मैक्सिमम आते भी हैं। यूनेस्को हो गया, OECD हो गया, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, FATF हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, ICOMOS हो गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये जो ICOMOS है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, प्लस ISC इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और एक और आता है दोस्त, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में है। क्लियर है? फ्रांस का। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में है। क्लियर? क्लियर यहां तक? डन? असल में एक छोटा सा चीज पूछ रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संगठन का भी मेंबर चुना गया है, उसका मुख्यालय भी पेरिस में ही है, उसका नाम क्या है? अभी RBI भी किसी ना किसी संगठन का मेंबर बना है, मेंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी हाल फिलहाल मेंबर बनाया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। उस संस्था का नाम क्या है? इंटरपोल। आपने बताया ही नहीं है। हाँ बेटा, मैंने तो बताया ही नहीं, मैं तो कुछ बताता ही नहीं हूं। आराम से ढूंढना, इसका आंसर मुझे कर देना। एक कोई ग्रीनिंग द फाइनेंशियल, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल, चलो ठीक है लिख लो, NGFS, NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मेंबर बनाया गया है। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, 2017 में बना था, और इसका मेंबर यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक बन गया। ओके, नेक्स्ट अगला। अब बुक इसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इज ऑथर्ड बाय हुम? किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन है, तो भाई आंसर बनता है यहां पर अशोक लवासा। अशोक लवासा, ओके, अशोक लवासा, ये नाम याद रख लेना। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा अभी ADB के 22 प्रेसिडेंट, और इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन। अब जरा देखो, ये अभी रिसेंट की बुक है, जो कि ऑप्शन में ऐसे सेट करी थी कि ऑप्शन से क्लियर हो जाए, बहुत बार बता भी चुका हूं, और इनमें से एक ना एक आनी है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड की किताब है, सुपर इंपॉर्टेंट, वंडरफुल लाइफ याद रख लेना। सैम पित्रोदा की डिजाइनिंग द वर्ल्ड, सैम पित्रोदा बैक टू बैक इंपॉर्टेंट। तीसरी क्रिकेटर से रिलेटेड, वेस्ट इंडीज के ग्रेट क्रिकेटर माइकल होल्डिंग, YV नील, ओके। स्मोकलेस वॉर, मनोज केवल रमिनी, टर्म्स ऑफ डिजर्वाइस, दिव्यान घोष। द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष, सुपर इंपॉर्टेंट। इंडियाज पावर अलाइड, संजय बारू, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ओके। असल में सुपर इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति लिख रहे हैं वो फेमस है, ओके। जेके रोलिंग साहब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग हो गई। और बिलीव, ये तो आनी ही है एग्जाम में, ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, ओके। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसके को ऑथर है भारत सुंदरसन, भारत सुंदरसन, ओके, ठीक है। चलो, 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी कंट्री। तो दोस्त, अपना एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, बड़ा प्यारा देश है पाकिस्तान, और उसको भारत ने कारगिल युद्ध में हराया था, और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 22 साल पहले की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने जो कारगिल में जितनी भी इंडियन पोस्ट हैं उनको फिर दोबारा से कैप्चर कर लिया था, पाकिस्तान आर्मी ने जो भी ऑक्युपाई कर रखी थी। और 26 जुलाई को एनुअली हम लोग इसी वजह से जो हमारे जितने भी वॉरियर रहे उनका जो सेक्रीफाइस रहा है उसको याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाते हैं, ओके।
ये जो वॉर रही थी 1999 में, 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में रही थी। और उस टाइम के अगर हम लोग चीफ जनरल की बात करें पाकिस्तान आर्मी के, तो परवेज मुशर्रफ थे, बेहतर तरीके से समझते हो। तब के प्रधानमंत्री की बात करें तो नवाज शरीफ थे। तो इसी दौरान अगर हम लोग कहें कि ये जो भारत की विजय रही, जिसको लेकर ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और उसमें जीत जब भारत को हुई, तो उसी याद में, जिस दिन जीत घोषित की गई, उसी याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, जो मिशन कंप्लीट हुआ था, कारगिल विजय दिवस। ओके, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वर्ल्ड मैनग्रोव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of July टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 26 जुलाई को विश्व मैनग्रोव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मैनग्रोव दिवस कब मनाते हैं? 26th of July, बस ये याद रखिए, ठीक है। विश्व मैनग्रोव दिवस 26th of July को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट साइकोम मीराबाई चानू एज द एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके। तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जा रहा है मणिपुर की सरकार के द्वारा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट साइकोम मीराबाई चानू को। अब समझना जरा एक और पॉइंट, इनका जो सिल्वर मेडल है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। जो चाइना की जो लेडी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ओके, तो ऐसा कहा जा रहा है कि, मतलब ऐसा क्या कहा जा रहा, डोपिंग के मामले में वो फंस सकती हैं, उनका सैंपलिंग की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो मीराबाई चानू का जो मेडल रहेगा, सिल्वर मेडल, वो उनका गोल्ड मेडल में गोल्ड मेडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक गुड न्यूज है। अच्छा, गोल्ड मेडल वैसे जीता किसने था? अब तो वो नाम तो सुपर इंपॉर्टेंट बन गया। उनका नाम है हु जी हुई। तो चाइना की हु जी हुई है, उनने गोल्ड मेडल जीता था। और अगर ये डोपिंग में पाई जाती है तो डेफिनेटली इनका गोल्ड मेडल इनके हाथ से जाएगा। और ये जो मीराबाई चानू है, इनका सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। Novelist डेविड डियोप हैज वॉन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सुपर इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जीता है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस नोवेल के लिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ओके। और इट इज ट्रांसलेटेड बाय एना के द्वारा इसे ट्रांसलेट, एना मॉस्को वाकिस के द्वारा, ठीक है। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो नोबलिस्ट है ये किस देश से है? तो दोस्तों फ्रांस के डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत गए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और इसको एना मॉस्को वाकिस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। Who has been appointed वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर स्टार्टिंग, मतलब वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइजर बनाया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ओके, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जून को। एशिया पैसिफिक ग्रुप है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक रीजनल, या यूं कह सकते हैं कि एक ग्रुप है। सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान, जिसको कि इनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में अभी शामिल किया गया एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा, इस एशिया पैसिफिक ग्रुप का मुख्यालय कहां पर है? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, और इसका है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? पहली बार ऑब्जर्व किया गया 6 जून को। यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, आज रशिया न्यूज में भी रहा तो इसको तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, उससे खुद का नाम विड्रॉ कर लिया। ये भाई किस देश से है? स्विट्जरलैंड से। 24th बिम्स्टेक डे 6 जून को ऑब्जर्व किया गया था। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? मालदीव्स नहीं, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, इंडिया है, बट इसमें मालदीव्स पार्ट नहीं है, ओके। जो जीएसटी कलेक्शन रहा था मई महीने में, इट वाज व्हाट? 102,709 करोड़, 102,709 करोड़। इट वाज जीएसटी कलेक्शन अमाउंट इन मे, ओके, इट इज अ जीएसटी कलेक्शन अमाउंट इन मे। रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्री टाइटल अपने नाम किया। ये कुछ देश से है, तो दोस्त मैक्सिको से। अजरबैजान ग्रैंड प्री टाइटल 2021 मैक्सिको,
मैक्सिको। ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट, या इसको छोड़िए, ये देखिए देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया कहां पर बन रहा है? तो गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया। अभी रमेश पोखरियाल निशंक, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, अब तो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया था स्टेट और यूटीज के लिए 70 पैरामीटर्स के बेसिस पे। किस स्टेट ने टॉप किया? तो पंजाब ने इसमें टॉप किया था। बॉटम में रहा था वो लद्दाख रहा था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून। व्हाट इज द थीम? इसका विषय क्या रहा था? सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो, इसको याद रखना। सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो, ये सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो 7 जून को ऑब्जर्व किए गए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का विषय था। किनको इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ बनाया गया? तो ये है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, बस इतना याद रखिए। ये आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को इस डे के ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट 44th, हु हैज वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 फॉर देयर रिसेंटली लॉन्च बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पब्लिश बाय नोशन प्रेस। तो इस बुक के लिए, नोशन प्रेस के द्वारा पब्लिश की गई बुक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया? तो यह है नितिन राकेश और जेरी विंड को। नितिन राकेश और जेरी विंड। ओके, अगला देखना, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के जो मेंबर चुने गए वीरेंद्र नानावटी। वीरेंद्र नानावटी। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप? ये इंपॉर्टेंट है, ओमान। ओमान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हॉकी 5S वर्ल्ड कप है इसको होस्ट करेगा। रायमोना कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है और ये पहला, ये यूके 6वां नेशनल पार्क बन गया है। 7वां देहिंग पटकई बना है और ये किस में है? स्टेट में, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, असम में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रही थी। 3 इंडियन यूनिवर्सिटी हैं जिनको कि यहां पर स्थान दिया गया। सवाल उठता है कि ये व्हाट इज द रैंक ऑफ IISc बैंगलोर? IISc बैंगलोर का रैंक क्या है? कोई बता सकता है मेरे भाई? IISc बैंगलोर का रैंक क्या है? अभी हाल फिलहाल टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रही थी जिसमें कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप पर रही थी, याद आ रहा हो, सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। तो इसमें जो 37 पे रहा था IISc बैंगलोर, 55वें नंबर पे रहा था IIT रूपड़ सॉरी, और IIT इंदौर रहा था ये 78th प्लेस पे। ठीक है, जिस चीज के लिए मैं बोलता हूं ना उसी चीज की बात यहां पर लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है यहां कि बीइंग पॉजिटिव इज नॉट प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गुड। मतलब जैसे किसी कभी भी हम लोगों के साथ कुछ भी अगर घटित होता है तो हम क्या करते हैं? हम यही तो कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव। ओके, ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव रादर देन प्रिटेंड पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहता कि आपको जरूरत, आपको क्या करना है कि देखना है कि हर टाइम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, हर चीज में से पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी हमें। हाँ चलिए ठीक है, स्थितियां ये हर जगह लागू नहीं होगा कि ऑल ARB, मतलब कि सारी सिचुएशन में हम पॉजिटिविटी ढूंढ लें, ऐसा तो होता नहीं है। बट हाँ, फिर भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद के माइंड को कूल रखना है, काम रखना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। ओके, ये नहीं कि कोई भी सिचुएशन हो, हम कैसी भी सिचुएशन हो, बस हम लोग हमेशा अग्रेसिव मोड में ही रहे, नहीं। स्थितियां परिस्थितियां किस तरीके की हैं, आप उस टाइम जो अनुभव कर रहे हैं क्या वो सही अनुभव है कि नहीं है, ये सारी चीजों के लिए जरूरी है कहीं ना कहीं खुद को शांत रखना। पहले बहुत जरूरी है, शब्द पे गौर फरमाएगा, खुद को शांत रखना। एंड इट इज सीइंग द गुड इन एवरीथिंग। ओके, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये सोचकर चलना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो मेरे साथ जो हो रहा है, मैं अपने का ही नाम ले लूं, जो मेरे साथ हो रहा है इससे मैं क्या अपने लिए बेहतर निकाल सकता हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ है तो डेफिनेटली मेरे को उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो मेरे को पॉजिटिव फील कराए।
या मेरी ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ाए मुझे, या कहीं ना कहीं जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा फ्यूचर है या जो मेरा गोल है, उसी ही के इर्द गिर्द में उन चीजों को लेकर चलूं, रादर देन कि कुछ अगर हो रहा है तो उसको लेकर मैं परेशान होता रहूं और हाँ मैं कहूं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ है मेरे साथ तो ये ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ भगवान ने आगे भला ही रख रखा होगा। नहीं, आपको उसको मोल्ड अपनी तरफ करना पड़ेगा, चीजों को आपको अपनी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर होंगी और तभी आप कह सकते हैं कि हाँ जो हुआ है उसमें आपके लिए पॉजिटिव है। इस इंतजार में नहीं कि आपके साथ कुछ घटित हो गया और आप कह रहे हो प्रभु ने जो कुछ भी किया है इसमें मेरे लिए पॉजिटिव ही होगा। हे भैया, प्रभु ने जो किया है प्रभु ने ये सोच के किया है कि इसको फील कराओ पॉजिटिव हो, लेकिन ये उसके लिए कृत्य जरूर करे। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस इन शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा। ओके, सो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ते। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे मेरे भाई। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो अपना आंसर है यहां पर विनय बदबार साहब को, विनय बदबार। अब जरा बाकी के ऑप्शन देखिएगा। श्यामला गणेश, ये बेंगलुरु स्थित, ये शब्द पे गौर फरमाना, बेंगलुरु स्थित ये एक जापानीज टीचर हैं। ओके, बेंगलुरु स्थित एक टीचर हैं और इनको श्यामला गणेश को इस साल मेरे भाई ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से, ऑर्डर ऑफ राइजिंग, जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया श्यामला गणेश को। मारिया रेसा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, 2021 का यूनेस्को या तो यूनेस्को बोलो, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, जो यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, या गुलेर्मो कैनो कह दो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, ठीक है, फ्रीडम प्राइज। इससे किनको सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को, मारिया रेसा। शकुंतला हरक सिंह को, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, वर्ल्ड फूड प्राइज से, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका अभी एफसीआई का रहा था, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया। तो शकुंतला हरक सिंह वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, मारिया रेसा 2021 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से। जैन गुडाल, यार जैन गुडाल, इनको किससे सम्मानित किया गया? जैन गुडाल को, सर जैन गुडाल को 2021 के 2021 के टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो 2019 के टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जैन गुडाल है। क्लियर है? अब एक छोटा सी बात है, जब यहां पर फ्रीडम की बात हुई है तो डेफिनेटली फ्रीडम इंडेक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है, एनी आइडिया गाइस? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है सर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 142nd प्लेस पे है, 142वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? जरा प्लीज बताइएगा मेरे भाई, इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसके द्वारा जारी किया गया था, और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। प्लीज बताइएगा, हरी अप गाइस। किस नंबर पे है? फ्रीडम में 142nd, बहुत बढ़िया। टॉप पर नॉर्वे, ये वर्ड याद रखना है, नॉर्वे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें इंडिया 142nd प्लेस पर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस के पेरिस स्थित है और नॉर्वे ने टॉप किया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट, विच इंडियन जूनियर रेसलर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन बुदापेस्ट, हंगरी। हंगरी के बुदापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय जूनियर पहलवान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो जरा आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। ओके, बहुत बढ़िया, प्रिया मलिक, वाह भाई वाह, वाह बेटे वाह। जरा एक बार जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लोगे? दोबारा और ऑप्शन देख लोगे?
यहां पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये वो है कि आते हुए गलत करके आते। कल मैंने बताया था टोटल मिलाकर 13 मेडल जीते हैं इंडिया ने। 5 गोल्ड मेडल रहे थे, ठीक है, एक सिल्वर मेडल रहा था, 6, 5 और 1 6, 7 यहां पर 2 ब्रॉन्ज मेडल रहे थे, ये रहा था 7 और 1 8 और 5 13। अब ये 5 गोल्ड मेडलिस्ट के नेम क्यों नहीं इंपॉर्टेंट बनेंगे भाई? सिर्फ प्रिया मलिक ही थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिया मलिक ने भी जीता, अमन गुलिया सागर जगलान ने जीता था, ठीक है, सागर जंगला और ये अमन गुलिया ने जीता, तनु और कोमल पांचाल, इन सभी ने दोस्त भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। समझ रहे हो? ये जो पहली दफा ना मेरे दोस्त जो तुम लोग गड़बड़ कर दिए एक बार में देख के, ऐसा मत किया करो, ठीक है? पहले आराम से क्वेश्चन को प्रॉपर रीड किया करो। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से देखिएगा, 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डे। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पूरे देश में किस दिन मनाई गई? तो हम लोगों ने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट डे है कि जो कारगिल विजय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया गया। एक ये क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन एक ये अच्छा है कि ये जो कारगिल विजय दिवस है इसकी कौन सी एनिवर्सरी रही थी? तो 22nd रही थी। ये तो मोस्ट कॉमन हो गया। लेकिन अब अपने आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3, 26 ऑफ जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अच्छा यार दोस्त, कल भी तो कोई डे रहा है एक और इंपॉर्टेंट, कोई रेजिंग डे रहा था किसी का, रेजिंग डे। एनी आइडिया? रेजिंग डे आज पढ़ाने वाला हूं मैं तुम लोगों को। ध्यान से देखिए, उल्टा चलते हैं, ठीक है। 23 ऑफ जुलाई, 23 जुलाई को कौन सा डे आता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 22 जुलाई को कौन सा आता है? वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व ब्रेन दिवस, ओके। 20 जुलाई को आता है वर्ल्ड चेस डे। ये तो हम लोगों ने 3 देख लिए यहां पर, 23, 22 और 20, 23, 22 और 20 नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 ऑफ जुलाई को, वर्ल्ड ब्रेन डे 22 ऑफ जुलाई को, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 16 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 93rd फाउंडेशन डे रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का 93rd फाउंडेशन डे 16 तारीख को रहा था। और 15 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये आपका 15 ऑफ जुलाई को रहा। 12 ऑफ जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को रहा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रहा था, विश्व जनसंख्या दिवस रहा। और दोस्त 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे रहा था। इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग पहले काफी दफा रिवाइज कर चुके। 1 2 3 को, एक को डॉक्टर्स डे, सीए डे, एसबीआई डे, जीएसटी डे, ठीक है, प्लस इसके अलावा वर्ल्ड एक और डे रहा था यार, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। 2 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और 3 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। ओके, ये मेरे भाई मुझे लगता है सारे के सारे आपको रिवाइज हो गए होंगे। अच्छा, ये कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको याद है? जरा एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये याद है डेज? 100% नहीं तो मेरे दोस्त जितने आप लोगों को याद है, एक बार जरा बताइए। मैं जरा एक पोल लगा रहा हूं, एक छोटा सा है, शायद से 1 मिनट जाएगा आपका, 1 मिनट भी नहीं जाएगा। मुझे इसका आंसर देना कि कितना परसेंट आप लोगों को ये याद है, ठीक है, कितना परसेंट याद है। पता तो चले कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए और तुम हो कि भैया कानों से सुने और फिर निकाल दिए। जरा इसका आंसर दीजिएगा, पोल का पता चला है कि टोटल मिलाकर कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको ये डेज याद हैं। देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, 100% कितनों को याद है, 90% कितनों को याद है, 80% कितनों को याद है, ठीक है, और 70%। तो देखिए बच्चे तो यहाँ पर 4,500 है और पोल में पार्टिसिपेट पहुंच चुका है 800। ओके, 800 बच्चे, 900, बहुत बढ़िया मेरे भाई, 1100, ओके, बहुत बढ़िया, 1200। चलिए नंबर तो 32% बच्चे कह रहे हैं कि 100% याद है, 90%, 25% कह रहे हैं कि 90% है। भैया देखो ये जो 80% और 70% वाले हैं, थोड़ा अपने नंबर को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि 100% लाने की, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, कोशिश करो, पूरी की पूरी आएंगे। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन, फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क एट मंदिर दीसा इन दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट? तो दीमा हसाऊ जिले के मंदिर दीसा में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किनके द्वारा रखी गई है?
ओके, इसकी आधारशिला किनके द्वारा रखी गई? अब देखो मैंने ऑप्शन ना कुछ सोचकर सेट किए थे, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ सोच कर, चलो छोड़ो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर आंसर बनता अपना हेमंत विश्व शर्मा, ही इज अ सीएम ऑफ असम, और इनके द्वारा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी गई थी कहां पर? दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट में, दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट में। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, कुछ याद आ रहा है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हां सर याद तो आ रहा है। इनको अभी हाल फिलहाल गवर्नर बनाया गया, कहां का गवर्नर बनाया गया इनको? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब को, सर ही इज अ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। कहां के गवर्नर बने? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए राजेंद्र अर्लेकर साहब। दूसरा, चंगू भाई पटेल, सॉरी मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल साहब की बात करते, इनको कहां का गवर्नर बनाया गया? तो सर पटेल को पटेल से उठा दिए, ठीक है, पटेल को पटेल से काट दिए, तो पटेल थी पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की, अब मध्य प्रदेश के कौन बन गए हैं यहां पर? पटेल साहब, मंगू भाई पटेल। तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के, राजेंद्र अर्लेकर भाई हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, और हरि बाबू साहब को कहां का गवर्नर बनाया गया? हरि बाबू, सर इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और रमेश बैस साहब को गवर्नर बनाया गया, इनको मोहब्बत हो गई थी हेमंत सोरेन से, ओके, समझ रहे हो ना दोस्त? गवर्नर ऑफ झारखंड, गवर्नर ऑफ झारखंड, तो ये आपको याद रखना है। तो झारखंड के गवर्नर का नाम है रमेश बैस, हरि बाबू ये मिजोरम के गवर्नर हैं, मंगू भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के गवर्नर, राजेंद्र अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए लगे हाथ बाकी भी देख लेते हैं, जो टोटल मिलाकर 8 बने थे उसमें 4 तो हो ही गए, ठीक है। अब 4 में आता है थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत जो कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे, इनको गवर्नर ऑफ कर्नाटक बना दिया गया है, गवर्नर ऑफ कर्नाटक नए बन गए थावर चंद गहलोत। इसके अलावा पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई इनको गोवा का गवर्नर बना दिया, गवर्नर ऑफ गोवा, ठीक है। इनको पार्टी पसंदी, बेटा जा बेटा बीच पे जाओ पार्टी करो, ठीक है। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गवर्नर ऑफ गोवा, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं। इसके अलावा वो स्टेट कौन सा जिसका सीएम कुछ भी ऊटपटांग बोल देता है? सर त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन बनाए गए हैं जो कि अभी हाल फिलहाल? तो दोस्त इनका नाम है सत्यदेव, बेटा ये कुछ भी उठपटांग बोलता है इसको सत्य बुलवाओ जाकर, तो सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ओके सॉरी सत्यदेव नारायण आर्य, सॉरी क्या यही है, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा को गवर्नर बनाया गया, पीएस श्रीधरन पिल्लई को गवर्नर ऑफ गोवा बनाया गया, थावरचंद गहलोत गवर्नर ऑफ कर्नाटक बनाए गए। इसके अलावा एक नाम और बचता, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ओके, बंडारू दत्तात्रेय साहब को गवर्नर ऑफ हरियाणा बना दिया गया है, हरियाणा के गवर्नर, ठीक है। तो 8 अपने गवर्नर रिवाइज हो गए नए वाले, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हो गए, गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हो गए, ठीक है, मिजोरम के हरि बाबू हो गए, हरि बाबू मिजोरम के, रमेश बैस झारखंड के, ये पटेल साहब मध्य प्रदेश के, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। क्लियर, डन। हरप्पन सिटी, यार ये बड़ी शानदार न्यूज आई है कि गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा, ओके, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हाल फिलहाल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भारत का एक धरोहर है इसको शामिल किया गया है, और भारत की जो धरोहर को जिसको शामिल किया गया है उसमें ये किस नंबर की बन गई है, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि ये किस नंबर की बन गई है, तो ये 40th यहां पर बन गई है। अभी हम लोगों ने इससे पहले रामप्पा टेम्पल देखा था तेलंगाना का, अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने अभी रामप्पा टेम्पल देखा था तेलंगाना का, वो शामिल किया गया था। और ये हरप्पन सिटी जो है गुजरात की धौलावीरा, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो गुजरात में जो हड़प्पा शहर है धौलावीरा, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया। इससे पहले तेलंगाना का जो रमप्पा टेम्पल था, रमप्पा टेम्पल, इसको 39th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, और ये किस नंबर का बन गया? 40th, 40वें नंबर का बन गया है। क्लियर भाई। नेक्स्ट आज का पहला और इंपॉर्टेंट सवाल पे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। Which of the following tiger reserve is not located in तमिलनाडु? निम्न में से कौन सा तमिलनाडु में लोकेटेड नहीं है? तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड नहीं है, ये तेलंगाना में है, अमराबाद, तेलंगाना में मेरे भाई अमराबाद है, ओके। ये सत्यमंगलम तमिलनाडु, कलक्कड़ मुंदनथुराई तमिलनाडु,
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, ये चारों टाइगर रिजर्व फेमस है मेरे भाई और आपके इसी तमिलनाडु में स्थित है। एवरी ईयर विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये 8 जून को, 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट अगला सवाल, यूएस ने अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अभी किनको आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर फिर से अपॉइंट कर दिया है? महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन, ओके, महेश कुमार जैन। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी, एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो ये है एम आर कुमार। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है एम आर कुमार, एम आर कुमार। कौन सा देश पहला देश बन गया है जिसने कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है? तो दोस्त ये है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि लीगल टेंडर के तौर पर बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है, बिटकॉइन। किनको अभी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है? पांडे साहब, अनूप चंद्र पांडे साहब को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया है कि अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बियॉन्ड फ्री मंथली परमिसिबल लिमिट, और इसके लिए कहा है कि अब बैंक कस्टमर को बजाय 20 रुपए के, अगर आपको देखो एटीएम में जाते हो फ्री ट्रांजैक्शन की एक लिमिट है, अगर उससे ऊपर करोगे तो फिर बियॉन्ड एटीएम ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको नॉन कैश करो कैश करो उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अब 20 रुपए से बढ़ाकर इसे 21 रुपए कर दिया। कब से लागू हो रहा है? जनवरी 1 2022 से, जनवरी 1 2022 से, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, नोबडी मेक्स यू एंग्री, यू डिसाइड टू यूज एंगर एज रेस्पॉन्स। असल में क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों ने काफी बार देखा होगा कि हम लोग अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो चीजें होती है ना सिर्फ इस वजह से खराब कर लेते हैं, मैक्सिमम चीजें, और ये रियलाइजेशन बाद में होता है कि यार काश मैंने गुस्सा नहीं किया होता, काश मैंने रेस्पॉन्स नहीं किया होता, काश मैंने एक्शन का रिएक्शन ना होने दिया होता, काश मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। तो अगर ऐसा नहीं होता जिस सिचुएशन में मैं हूं, कभी हम लोग मैक्सिमम, ये मैं बोलूंगा मैक्सिमम, कभी तो नहीं कहूंगा मैक्सिमम, हम लोग अपने डिसीजन जो ले रहे होते हैं ना या तो भावनाओं में लेते हैं या तो फिर गुस्से में लेते हैं, तसल्ली से और शांत दिमाग से कम लेते हैं। इसका अनुभव करिएगा, मैंने भी किया कि हम लोग जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं या तो बहुत भावुक होकर लेते हैं, भावुक होकर कमिटमेंट कर देते हैं, या तो फिर गुस्से में मेरे दोस्त कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो लाइफ में आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो गुस्सा है ना ये सबसे ज्यादा बर्बादी की निशानी बनाता है। चाहे एक स्टूडेंट की बात कर ले, चाहे किसी भी तरीके से हम लोग देख ले, लाइफ में किसी फेज में देख ले, तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शायद इसे इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, ये बहुत टफ टास्क है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा है कि पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। वी कैन, ओके। बहुत लोगों ने किया है, मैं भी करता हूं और ट्राई करता हूं मेरे भाई, और लेकिन सम टाइम होता है कि आप आउट हो जाते हैं, बट लेकिन ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम आप हिट कर सकते हैं, ओके। तो याद रखना है कि ये गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति या कोई भी रीजन या कोई सिचुएशन या कोई कारण होगा जरूर, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कितना बड़ा बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति तब आपके साथ कोई मजाक करता है तब आप जब अलाउड करते हैं, अगर आप उसने एक बार जब एक्शन किया और आपने जब उसका रिएक्शन नहीं किया या यूं कह सकते हैं उसको रिजल्ट नहीं दिया, शायद नेक्स्ट टाइम वो ट्राई नहीं करेगा। यही तो होगा, यही दोस्त हर सिचुएशन का दस्तूर है। नोबडी मेक्स यू एंग्री, यू डिसाइड टू यूज एंगर एज अ रेस्पॉन्स। मतलब समझिए लाइफ में आपको कहीं ना कहीं खुद के गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहूंगा जब भी आप कभी गुस्से में हुआ करें कोई डिसीजन मत लीजिए, और लाइफ में अगर इस सिचुएशन से आप निकलते हैं, शायद हर दिन निकलते होंगे, हर पल निकलते होंगे, तो ऐसे में खुद को काम रखिए, तसल्ली से सोचिए, तब जाकर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। अदरवाइज चीजें आपके लिए ना चाहते हुए आपके द्वारा बदतर होती चली जाती हैं, ओके। बट इसी थॉट से चलिए, क्योंकि यार काफी स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो कुछ पॉइंट निकल के आते हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो उसमें से एक ये पॉइंट रहा, चाहे मोटिवेशनल कोट तो नहीं कहूंगा, ये कह सकते कि हाँ आज के वक्त का एक जरूरी पॉइंट है और हर वक्त का है। आपको कहीं ना कहीं अपने एंगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, ओके, जितना शांत रहकर आप चल सकते हैं उतना शांत रहिए, शायद शांत रहने से ये दिमाग तेज दौड़ता है, ओके। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, सभी को मेरा प्यारा सलाम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए भाई, Y168 ये आपका कोड है, आपको पता है, ठीक है, और इस कोड पर 78% डिस्काउंट तो है ही है। अब मुझे ना बड़ा वो लगने लगा है, अजीब नहीं लगता, मेरा काम है, मुझे अजीब नहीं लगता, डोंट वरी, ठीक है, अजीब नहीं, ठीक है। साउंड स्लो है क्या? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 मेरे भाई, एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक।
हेलो 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 हेलो। ठीक है, फोकस करना कंटेंट पे। जरा देखिएगा, हु स्वान इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो दोस्त आंसर बनेगा, कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई, इनको नया कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री बनाया गया। पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का, यूके का दोस्त, ठीक है, यूके का, ये याद रखना आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के। और बसवराज बोम्मई की बात करते हैं, बसवराज बोम्मई की, तो दोस्त ये बने हैं आपके कर्नाटक के, कर्नाटक। और हेमंत विश्व शर्मा साहब की बात कर लेते हैं, तो ये आपके हेमंत विश्व शर्मा, ये किसके? असम के, असम के। और एम के स्टालिन, ये तमिलनाडु के। तो ये अभी रिसेंट के है ना, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन साहब हो गए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन साहब हो गए। हेमंत विश्व शर्मा ये असम के हो गए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हो गए। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के सीएम हो गए, पुडुचेरी के। और बसवराज बोम्मई साहब ये कर्नाटक के हो गए हैं, कर्नाटक के। क्लियर? क्लियर इतना सभी के? ओके, अगला सवाल देखिएगा। Which city become the first city in a country to implement the drink from tap project? ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को, ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन देखना, मजा आ जाएगा। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? सर देखिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, वैसे आंसर बता देता हूं, आंसर बनेगा उड़ीसा का जो पुरी है, उड़ीसा का पुरी बिकम दी फर्स्ट फर्स्ट सिटी इन अ कंट्री टू इंप्लीमेंट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला शहर उड़ीसा का पुरी बन गया। इसके बाद देखिएगा, ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। असल में अभी हाल फिलहाल एक एथुनल बेस्ड प्लांट लगाया गया था। और वो प्लांट किस चीज का लगा था? सर ग्रेन बेस्ड एथुनल प्लांट लगाया गया था, उल्टा बोल गया हूं। ग्रेन बेस्ड एक एथुनल प्लांट लगाया गया था एचपीसीएल के द्वारा, एचपीसीएल के द्वारा। और ये जो प्लांट लगा था आपका हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। अहमदाबाद गुजरात, यहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक तो जैन गार्डन और एक काइजन अकेडमी, ओके, एक जैन गार्डन और एक काइजन अकेडमी, इसको ओपन किया गया मेरे भाई। कहां पर? अहमदाबाद में जैन गार्डन, काइजन अकेडमी, क्लियर हो गया। गुजरात के लोथल में, ये तो पता, मैरीटाइम म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहिए या म्यूजियम कहिए, यहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये गुजरात के लोथल में। और कर्नाटक के बेंगलुरु की क्या बात करें मेरे भाई, एनिमल वेलफेयर वॉर रूम, ओके। अभी 5 टेक्नोलॉजी सेंटर चुने गए थे, उसमें से एक बेंगलुरु था, एक शंघाई था, बीजिंग था, शेंजेन था, सिंगापुर था। भाई बीजिंग था, संघाई था, शेंजेन था, सिंगापुर था। भाई बीजिंग था, संघाई था, शेंजेन था, सिंगापुर था। 3 तो चाइना के हो गए, एक सिंगापुर हो गया। पांचवा यहां पर बेंगलोर है। ये टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में चुना गया था। इवन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रहा था ना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में किस शहर ने टॉप किया था? दोस्तों बेंगलुरु ने। मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु ने टॉप किया था। हरप्पन सिटी इन गुजरात धोलावीरा हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बच्चे बच्चे को पता चल गया मेरे भाई अब तो। गुजरात में हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया। इससे भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई? 40। अब जरा देखो ध्यान से, अब यहां पर जरा इसको, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैज ऑब्जर्व्ड 83rd रेजिंग डे ऑन विच डे? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस दिन को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? मैंने कहा था रेजिंग डे इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहां से एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो आंसर तो बनता है यहां पर 27 जुलाई। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 83rd रेजिंग डे मनाया। लेकिन दोस्त देखिए 4 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस आता है? 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को सर नेवी डे, नेवी डे, ठीक है। इसी के साथ एयरफोर्स डे कब आता है? एयरफोर्स डे ये एग्जामिनर पूछ लेता है 8 अक्टूबर को।
8 अक्टूबर को। और दोस्त आर्मी डे कब आता है? आर्मी डे ये आता है 15 जैन को, 15 जनवरी को। तो आर्मी डे 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आशा करता हूं मेरे भाई ये क्लियर होगा। फिर 24 अक्टूबर को कौन सा आता है सर? आईटीबीपी का। अरे बेटा 24 अक्टूबर को आता है आईटीबीपी का रेजिंग डे, आईटीबीपी का रेजिंग डे। और जब अक्टूबर की बात हुई तो 16 अक्टूबर भी उठा लो मेरे भाई आईटीबीपी का। चलिए ठीक है, 24 अक्टूबर को हो गया, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को भी तो कोई रेजिंग डे आता है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। एनएसजी का रेजिंग डे 16 अक्टूबर को हो गया, आईटीबीपी का रेजिंग डे 24 अक्टूबर को हो गया था। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का रेजिंग डे हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। ओके, इसके बाद 1 दिसंबर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का रेजिंग डे, बीएसएफ का रेजिंग डे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। और 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रेजिंग डे। तो बीआरओ 7 मई, बीएसएफ 1 दिसंबर, आईटीबीपी 24 अक्टूबर, एनएसजी 16 अक्टूबर। एक और याद रख लेना, सीआईएसएफ का रेजिंग डे ये 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। सीआईएसएफ का रेजिंग डे 10 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, डेट क्लियर होनी चाहिए सभी के। जितने निकल चुके हैं वो किस एडिशन पे हैं वो भी याद रखना। जो निकल चुके हैं इसमें तो भाई मार्च का सीआईएसएफ का निकल चुका है, ये पता हो जाएगा रेजिंग डे क्या है इसका। ओके, इसके अलावा मेरे दोस्त और आप लोग 15 जनवरी वाला याद रख सकते हैं, ये 2 डे याद रख सकते हैं। और तीसरा ये वाला आ गया सीआरपीएफ का, इनका एडिशन कौन सा रहा है? ओके, नेक्स्ट अगला देखना, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम देवरन्य योजना। बस हमें ये याद रखना है देवरन्य योजना किस स्टेट की है। ये स्पेशली ट्राइबल जो होते हैं उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड के लिए है, ठीक है। ट्राइबल जो है उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड के लिए। सवाल बहुत सिंपल सा है कि ये जो योजना है किस स्टेट की है, तो भाई ये योजना है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। अब केरल पे आ जाओ, जरा ध्यान से सुनो। 1 स्कूल 1 आईएएस, 1 स्कूल 1 आईएएस, ये किसकी है? केरल की, 1 स्कूल 1 आईएएस। इसके अलावा नॉलेज मिशन केरला, ओके। स्मार्ट किचन स्कीम केरल, स्मार्ट किचन स्कीम केरल, 1 स्कूल 1 आईएएस केरल और नॉलेज मिशन केरल हो गया। इसके बाद हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा अभी हाल फिलहाल काफी योजना इसने लॉन्च करी है। हरिहर योजना, हरिहर योजना। इसके बाद रही थी संजीवनी परियोजना योजना, संजीवनी परियोजना, ठीक है, संजीवनी परियोजना। तीसरी है प्राण वायु, तीसरी कौन सी है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। और फिर एक ऑक्सी वन और इसी से रिलेटेड है, ऑक्सी वन। तो हरिहर हो गया, संजीवनी परियोजना हो गया, प्राण वायु हो गया, ऑक्सी वन हो गया, ठीक है। 1 स्कूल 1 आईएएस केरल हो गया, ठीक है। नॉलेज मिशन और ये आपका स्मार्ट किचन स्कीम, ये आपके दोस्त केरल हो गए। उत्तर प्रदेश पे आ जाते, उत्तर प्रदेश। अबुद्ध योजना, अभयुद्ध योजना, अभयुद्ध योजना, अभयुद्ध योजना, ये आपकी उत्तर प्रदेश की हो गई। कृषक समन्वित विकास योजना, कृषक समन्वित विकास योजना, कृषक समन्वित विकास योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की। ARHC स्कीम उत्तर प्रदेश की, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम, ओके। इवन बाल सेवा योजना, बाल सेवा, ये सारी उत्तर प्रदेश की। तो यूपी क्लियर, हरियाणा क्लियर, केरल क्लियर। वेस्ट बंगाल पे आते हैं। माँ कैंटीन, चूंकि ठीक है, याद रखना माँ कैंटीन किसकी है? ये वेस्ट बंगाल की माँ कैंटीन। इसके अलावा एक थी लक्ष्मी भंडार, भाई अभी ये चुनाव के दौरान अनाउंस की थी और चुनाव के बाद जीतते तुरंत लागू कर दी। लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार हो गया, माँ कैंटीन हो गई, द्वारे राशन, द्वारे राशन। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, द्वारे राशन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, मां कैंटीन, लक्ष्मी भंडार, ये सब पश्चिम बंगाल की। अब जरा मध्य प्रदेश पे आ जाओ। भतेरी योजनाएं, लॉन्च पैड स्कीम, कोरोना वॉरियर, मैं कोरोना वॉलंटियर हूं, मैं कोरोना वॉलंटियर हूं, पंख अभियान, किल कोरोना कैंपेन, ओके, योग से निरोग कैंपेन, अंकुर योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, ये भी किसकी? मध्य प्रदेश की। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, एक बार फिर दोबारा देखो, लॉन्च पैड स्कीम, कोरोना वॉरियर, मैं कोरोना वॉलंटियर हूं, पंख अभियान, ठीक है, किल कोरोना कैंपेन, योग से निरोग कैंपेन, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, अंकुर योजना और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति और एक आगे देवरन्य स्कीम, ये सारी की सारी आपके मध्य प्रदेश की हैं। आशा करता हूं सारी रिवाइज हो गई होंगी। नेक्स्ट न्यूज पे
सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली न्यूज, सब पहली न्यूज में मजा आ जाएगा। इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर संजीव सहोटा, नाम पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये, संजीव सहोटा is among 13 authors for prestigious 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। अब यहां से दो प्राइज निकल कर आते हैं, एक प्राइज निकल कर आता है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ओके, और एक दूसरा दोस्त जो अवार्ड निकलता है वो थे इंटरनेशनल बुकर प्राइज। समझ में आया? जो ये बुकर प्राइज है, फॉर्मरली हम लोग इसको बुकर प्राइज बोलो, अभी बुकर प्राइज फॉर फिक्शन बोलो, या मैन बुकर प्राइज बोलो, ठीक है। इसके लिए अभी क्या किया गया, 13 ऑथर्स हैं, उनको नॉमिनेट किया गया, उनको यहां पर आइडेंटिफाई किया गया। उनमें एक ऑथर इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर, इनका नाम है संजीव सहोता, और इनके नोवेल का नाम है चाइना रूम। अब तुम्हें याद आ रहा होगा चाइना रूम मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, ठीक है। अब जरा इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किनको दिया गया है, क्योंकि यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। न्यूज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जो है उसके लिए यहां पर शॉर्टलिस्टेड हुए 13 ऑथर्स, उसमें से एक का नाम संजीव सहोता है, अभी मिला नहीं है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को बोलते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इसको बोलते थे, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है। और ये पहली बार जब अवार्ड दिया गया था फर्स्ट 2005 में दिया गया था, और इसके तहत जो रिवॉर्ड है, इनामी राशि है, वो 50,000 यूरो है। जहां तक मुझे याद है मेरे भाई, ये 50,000 यूरो या पाउंड में से एक है, ये मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बट मैं वो कर लूंगा, डोंट वरी, इसको छोड़िए। असल में ये जो अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है, बेस्ट बुक के लिए दिया जाता है इन इंग्लिश, बेस्ट बुक इन इंग्लिश, या यू कहें इंग्लिश से ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। बेस्ट बुक इन इंग्लिश या इंग्लिश से ट्रांसलेशन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि 2021 का किनको दिया गया, 2021 का। ये मेरे लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बनेगा। डेविड डियोप, नाम याद रहा? डेविड डियोप, डेविड डियोप, ये नाम याद दिया हो गया होगा, डेविड डियोप भाई साहब अपने फ्रांस के हैं, डेविड डियोप साहब, इनको दिया गया। और इनका जो नोवेल था उसको, उस नोवेल को जिसका नाम है एट नाइट, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, मतलब एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप जो फ्रांस के, इनको 2021 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहिए, जिसका अब नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, 2005 में पहली बार दिया गया था, इससे सम्मानित किया गया था, ओके। अब सवाल जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इस जो ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके ट्रांसलेटर का नाम क्या है? ट्रांसलेटर, मैंने बताया ना, ये या तो इंग्लिश के लिए जाता है बेस्ट बुक इन इंग्लिश, या तो फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है। तो इसके ट्रांसलेटर का नाम था एना, एना मॉस्को वाकिस, एना मॉस्को वाकिस, ये नाम याद रखना, एना मॉस्को वाकिस। इनकी कंट्री यूएस है। क्लियर है भाई? ये सभी के क्लियर होना चाहिए। यहां से एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर 2020 का भी याद रखो तो 2020 का दिया गया था मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को, ये डच ऑथर, ठीक है, या नीदरलैंड से याद रख लो, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। और माइकल हचिसन ने ट्रांसलेट किया था, और नोवेल का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं भाई, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आप एक हमेशा पहला याद करके जरूर चलिए। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको दिया गया था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को, किसके साथ? मिशेल हचिसन के साथ। मिशेल हचिसन उसमें कौन थे भाई? ट्रांसलेटर थे, ओके। अब आ जाते हैं बुकर प्राइज फॉर फिक्शन की बात कर लेते हैं। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन पहली बार दिया गया था 1969 में, और इसमें भी जो प्राइज है 50,000 है, 50,000। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बेस्ट नोवेल के लिए, बेस्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड।
ओके, पब्लिश इन यूके एंड आयरलैंड, तो यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, इंग्लिश में लिखा गया हो, इसके लिए उस नोवेल के लिए ये बुकर प्राइज दिया जाता है। पहली दफा जो दिया गया था 1969 में दिया गया था, प्राइज हो गया 50,000। ओके, अब सवाल उठता है कि सर चलिए अभी तो हमारे ये समझ में आ गया कि ये मैन मैन बुकर प्राइज कह लो, इसे बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कह लो या बुकर प्राइज कह लो, तीनों नाम क्लियर हैं। अभी किसी को दिया तो गया नहीं है 2021 का, लेकिन हम लोग 2020 का जरूर याद रख के चलेंगे कि 2020 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन या बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज ये किन को दिया गया था? डगलस डगलस स्टुअर्ट को, डगलस स्टुअर्ट को। ओके, डगलस स्टुअर्ट किस नोवेल के लिए दिया गया था? सुगी बैन के लिए, सुगी बैन, सुगी बैन। ओके, तो डगलस स्टुअर्ट को सुगी बैन नोवेल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया। भाई साहब इतना बता दो, इतना क्लियर है कि नहीं है? पूरी न्यूज का पोस्टमार्टम हो गया, पूरी न्यूज से 2 अवार्ड क्लियर हो गए, अलग से अवार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों अवार्ड में जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उतने पॉइंट मैंने आपके एक्सप्लेन यहां पर कर दिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, आप आज के वक्त की बात करते हैं तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन है या जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारा फॉरेस्ट एरियाज में भी हम लोग बात करें, बहुत पेड़ भी हैं, ओके, यूं कह सकते हैं एनिमल भी हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके कंजर्वेशन की जरूरत है। तो ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 ऑफ जुलाई, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? तो ये बनता है 28 ऑफ जुलाई को। ओके, 28 जुलाई यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मतलब 28 ऑफ जुलाई यानी कि 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 28 ऑफ जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी आपका कब ऑब्जर्व करते हैं? 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। किस चीज के लिए? हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। इसका थीम रहा था हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट। ओके, तो भाई हेपेटाइटिस वेट नहीं करेगा, तुम अपना इलाज करा लो मेरे दोस्त। मतलब लोगों को अवेयर करना पड़ेगा यहां पर कि जो ये हेपेटाइटिस है इसके लिए, और इसको लेकर यहां पर अवेयर करने के लिए डे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये दोनों ही डे आपके 28 ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व होते हैं, 28। और इसका थीम रहा था हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट। ओके, नेक्स्ट आता है यहां पर ग्लोबल टाइगर डे। मुझे ये बताइए, एज पर टाइगर सेंसस इंडिया में टोटल टाइगर कितने हैं और सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है? किस स्टेट में? ये प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 ऑफ जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष जो ग्लोबल टाइगर डे है ये हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर बनता है प्रत्येक वर्ष ग्लोबल टाइगर डे 28 ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और मैंने तुम लोगों को बताया था तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के बारे में, न्यूज में रहा था इसलिए। तो एक था सत्यमंगलम, सत्य मंगलम, ये हम लोग पढ़े थे। दूसरा था कलक्कड़, कलक्कड़ मुंदन थुराई, मुंदन थुराई, कलक्कड़ मुंदन थुराई। तीसरा था मुदुमलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और एक था श्री विल्ली पुथुर, श्री विल्ली पुथुर मेगा मलाई, श्री विल्ली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। ये आपका कहां था? यहीं पर। एक अमराबाद टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? अमराबाद, तेलंगाना। ठीक है, एक दोस्त, एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2967 टाइगर है, 2967 टाइगर है। कंफर्म है ये मेरे भाई? कंफर्म हो? आरआरबी पीओ में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, कंफर्म हो मेरे भाई? 2967, 2967। ठीक है, 2967, वेल डन मेरे भाई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ड्राफ्ट। अच्छा, एक और कल करेक्शन था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जो इंटरिम बने हैं वो मैंने चेंज कर दिया था, जो कल था वो पुराने थे, उसको मैंने पीडीएफ में चेंज कर दिया था। जिन्होंने पीडीएफ नहीं देखी वो पीडीएफ से करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसकी है? सर राजस्थान की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान की। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच हैज वॉन
मैन सिंगल टाइटल ऑफ 2021 फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग ग्रीस स्टेफानोस सित्सिपास, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 2021 फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। वह किस देश से है? ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो भाई ही इज फ्रॉम सर्बिया। ये भाई साहब किस देश से हैं? सर्बिया से हैं। ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 जून को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। गिव ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इसकी थीम रही थी। What is the name of महावीर चक्र recipient legendary veteran brigadier who has passed away? महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज ब्रिगेडियर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भाई इनका नाम है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, ओके, रघुवीर सिंह नाम याद रखना, रघुवीर सिंह। हाई जंपर तेजस्विनी शंकर, इनको सिल्वर मेडल मिला था अमेरिकन एथलेटिक चैंपियनशिप में, ओके, ऑरेगन के यूजीन में रही थी। सवाल यह है कि जो ये हाई जंपर है तेजस्विनी शंकर, ये किस स्टेट से है? तो दोस्त ये यूटी से है, दिल्ली से, दिल्ली, ओके। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था मीटिंग कैडेट सिडेड दे लिस्बोआ में, मतलब लिस्बन में ये इवेंट रहा था। इस इवेंट में नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक से संबंधित है, इनको गोल्ड मेडल मिला। ये भाई किस स्टेट से? हरियाणा से, हरियाणा। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 49 केजी कैटेगरी में क्वालिफाई किया था। ये किस स्टेट से क्या भैया क्वालिफाई किया? सिल्वर मेडल भी लिया, ठीक है, सिल्वर मेडल भी लिया। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो दोस्त मणिपुर से है, ठीक है, मणिपुर। हु हैज बीन इंडक्टेड आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? तो दोस्त वीनू मांकड़ साहब को क्रिकेट से संबंधित है। वीनू मांकड़ रिलेटेड टू क्रिकेट, इनके नाम से रिलेटेड ट्रॉफी भी है, वीनू मांकड़ ट्रॉफी, और इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बार्सिकोवा, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल अपने नाम किया था फ्रेंच ओपन 2021 का रशियन अनस्तासिया पावलुचेनकोवा को हराकर। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? तो अनस्तासिया को हराकर बारबोरा ने फ्रेंच ओपन वीमेन सिंगल टाइटल जीता। और दोस्त ये बारबोरा कहां से है? चेक गणराज्य से है, ठीक है, चेक। किस स्टेट ने रज पर्व फेस्टिवल मनाया? उड़ीसा ने, उड़ीसा ने अभी रज पर्व फेस्टिवल मनाया। नेक्स्ट देखिएगा, होम इन द वर्ल्ड के ऑथर का नाम क्या? अमर्त्य सेन। ये तो नाम आ गया मेरे भाई, इनको अभी एस्टूरियस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था स्पेन के द्वारा, होम इन द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 रही थी, रिलीज की गई थी कॉर्सेरा के द्वारा। इंडिया 67th प्लेस पे रहा था ओवरऑल। टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं। फ्लिपकार्ट ने अभी किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने। तो ये मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना का है, तेलंगाना, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना। किस देश ने वर्ल्ड ब्लड डोनर 2021 जो डे रहा है इसको होस्ट किया था? तो इट इज होस्टेड बाय इटली, इटली के द्वारा इस डे को होस्ट किया गया था, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडी इंडिया ने किसको अपना मतलब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बरकरार रखा है? विराट कोहली, ग्रेट लर्निंग के, वीवो के, ओके। तो याद रखना आपको कौन है? विराट कोहली, ठीक है। नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने। किस नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो दोस्त ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए, बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पे। आई होप सो सारी चीजें क्लियर रही होंगी। डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। अब फेल मतलब यहां पर क्या है मैं बताता हूं। एक्सपेक्टेशन ना लोगों की, जैसे परिवार की बात करते हैं तो उनकी चाहते हुए एक्सपेक्टेशन बनती है, बेटा मेरा ये बनना चाहिए, बेटा मेरा ये बनना चाहिए। और जो बाहर वाले होते हैं जिनको मैं हमेशा चिरकुट नाम देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो चिरकुट लोग जो आपकी लाइफ में आते हैं, जिस लाइक रिलेटिव्स भी बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते हैं, कुछ आपके हो सकते हैं मित्र भी होंगे। जब आप उस फेज में चल रहे होते हैं जो स्ट्रगल वाला होता है, लर्निंग फेज होता है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं वो बड़ा इस तरीके से बात करते हैं, और क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है। वो ये नहीं चाहते कि तुम बन जाओ। अगर बाय द वे तुम बन गए, वही लोग जो दिन में 4 बार पूछते होंगे और हफ्ते में 10 बार पूछते होंगे और महीने में 100 बार पूछते होंगे मेरे भाई कि बेटा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और भाई क्या चल रहा है, और सब बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है। और जिस दिन बन गए ऐसा लगे कभी कभी तो ये मेरे दोस्त हिमायती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये वो लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि कब ये दोस्त खड्डे में गिरे, ये कब खड्डे में गिरे। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ चोट नहीं लगी है तो लगनी जरूर चाहिए। और वो वाली चोट नहीं कर रहे मेरे भाई कि बाबू वाली, ठीक है, बाबू सोना वाली, वो चोट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक खुद के आत्मसम्मान की चोट की, मैं जो चाहता हूँ वो सम्मान पा पाया कि नहीं पा पाया। मैं जिंदगी में क्या अभी भी इसी नाम से जाने जाता हूँ कि फलाने का बेटा, क्या फलाने की बेटी, कैसी नाम से मेरे भाई, क्या वो गौरव उनको प्राप्त नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त ये
उनके पापा है, ये उनकी मम्मी है। तो जिंदगी में हमेशा एक बात पर अमल करिए कि आप ही को आपके लिए करना है, और हमेशा ऐसे लोगों को जरूर आपको एक जवाब देना है जो इस इंतजार में रहते हैं कि कब ये फेल हो जाए। ओके, और शायद हम हारेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं शायद, या हम हारेंगे नहीं, मेहनत क्योंकि हमने ठान लिया करने की। ओके, और चाहे कितनी भी बुरी परेशानी आए, परिस्थिति आए, गिरेंगे फिर उठेंगे, इसी का नाम तो वॉरियर है ना, इसी का नाम तो वॉरियर है मेरे भाई। गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, बट रुकेंगे नहीं। बस इस बात पे ध्यान रखना, ये समझ लेना कि आपके भाई ने कुछ चंद शब्द बोले, उन चंद शब्द का कहीं ना कुछ मीनिंग है मेरे भाई। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसका कहीं ना कोई रीजन जरूर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके अंदर वो आग लगना जरूरी है, आग लगना मेरे भाई, नहीं तो शांत रहकर कोई फायदा नहीं है। शांत पानी भी बेकार होता है, चलता हुआ जब होता है ना, तो वही कहते हैं अगर पूजा भी करनी होती तो कहते हैं बहते हुए पानी में पूजा करिए। पुष्प भी अर्पित किए जाते तो बहते हुए पानी में अर्पित किए जाते, आगे बढ़ जाए। समझ रहे हो ना? तो जिंदगी में ठहराव अगर आ गया है तो समझिए, चलिए ठीक है, थोड़े वक्त का होगा, लेकिन उसे निकलने दीजिए, और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त अपने पर काम करिए। और वो कहता हूँ मैं, आग लगना जरूरी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे मेरे भाइयों, सभी को मेरा प्यारा सलाम। स्टार्ट करें सेशन। तुम चौधराइन बन के अल्लाह कहते कि "शेर, ये मत दीजिए है, बताया अभी तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, चुपचाप पढ़ लो। हाँ नहीं तो। इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर संजीव सहोता इज अमंग 13 ऑथर फॉर द प्रेस्टिजियस 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर विच नोवेल। ओके, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता किस उपन्यास के लिए, कथा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों में शामिल हैं? जरा फटाफट बताइए मेरे भाई, इसका आंसर दीजिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला, जरा फोकस करना कंटेंट पे जरा ध्यान से, कि इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर संजीव सहोता इज अमंग 13 ऑथर फॉर प्रेस्टिजियस 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर विच नोवेल। किस नोवेल के लिए इनको यहां पर इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो आंसर बनता है भाई ऑप्शन नंबर 4, चाइना रूम के लिए। किसके लिए? चाइना रूम के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने कुछ बुक पढ़ी थी, जैसे कि सबसे पहले लिखा है बिलीव, ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। सुरेश रैना, द ग्रेट क्रिकेटर। ओके, सुरेश रैना। और ये जो बुक है, इसके जो को ऑथर है, इनका नाम क्या है? भारत सुंदरसन। भारत सुंदरसन। ओके, ये याद रखना आप लोग, भारत सुंदरसन। ठीक है, भारत सुंदरसन। द इंडियाज, ये किसके? इंडियाज पावर अलाइट। इंडियाज पावर अलाइट कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, संजय बारू। संजय बारू, इंडियाज पावर अलाइट। द कर्स्ड इनहेरिटेंस, द कर्स्ड इनहेरिटेंस, सुतापा बासु। सुतापा बासु, ठीक है, द कर्स्ड इनहेरिटेंस सुतापा बासु। इंडियाज पावर अलाइट संजय बारू। बिलीव सुरेश रैना, भारत सुंदरसन। चाइना रूम, ये अपने संजीव सहोता हो गए। द क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेके रोलिंग। ओके, जेके रोलिंग की किताब का नाम क्या है? द क्रिसमस पिग। क्लियर है? क्लियर भाई? नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। आईएमएफ इन, प्यूमा ने अभी हाल फिलहाल किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने? युवराज सिंह। युवराज सिंह को प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने किनको अपना नया चेयरमैन बनाया? जॉन थॉमसन की जगह पे। ओके, जॉन थॉमसन पहले चेयरमैन थे, उनकी जगह पर नए चेयरमैन कौन बने माइक्रोसॉफ्ट के? तो जो सीईओ थे सत्या नडेला साहब, उनको बनाया गया, सीईओ सत्या नडेला। हु हैज बीन वोटेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो मई महीने के लिए चुने गए हैं मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किनको दिया गया है? आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मे 2021 किनको दिया गया? तो ये थे कैथरीन ब्राइस, कैथरीन ब्राइस को। ओके, कैथरीन ब्राइस, कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड काउंसलर एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर इन इंडियाज परमानेंट मिशन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो डब्ल्यूटीओ में जो इंडिया का परमानेंट मिशन है, वहां पर लेवल ऑफ डायरेक्टर पर काउंसलर के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? तो दोस्त आशीष चांदोरकर, आशीष चांदोरकर। ओके, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड सेटअप करेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजस्थान?
राजस्थान है मेरे भाई, ठीक है, राजस्थान है ये। वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड कौन सेटअप करेगा? वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड, तो ये है राजस्थान। सेशन स्टार्ट करने से पहले इसका मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। बड़ा शानदार बात लिखी है कि पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड या पर्सन विद अ पॉजिटिव थॉट इज लाइक अ फ्रूट ऑफ ऑल सीजन। अब फ्रूट ऑफ ऑल सीजन क्या है? जैसा अभी आम का सीजन आया, दशहरी आम खत्म हो गए, तो मेरा बड़ा मन किया, मैंने कहा भाई छोटू दशहरी आम मेरे भाई लेकर आना। तो वो कहता भैया लंगड़ा अवेलेबल है, मार्केट में है नहीं, अलग अलग टाइप की वैरायटी है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं चीजें। लेकिन अगर ऑल सीजन फल है, 12 महीने में मिल रही है, सेब लेने के लिए जाइए 12 महीने में मिलेंगे, बनाना लेने के लिए जाइए भाई 12 महीने मिलेंगे, बहुत सारे फल हैं जो 12 महीनों में मिलते हैं, तो वो मतलब उनका चलन चलता रहता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ऑल सीजन के फल लायक हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सीजनेबल है, कुछ लोग होते हैं सीजनेबल होते हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ होते हैं कि मेरे दोस्त की जो ऑल सीजन के होते हैं और ऑल सीजन के हैं और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। शायद मैं कहता हूँ ये तो कुदरत का एक तरीके से करिश्मा है कि आप ऑल सीजन के फल हैं और आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब यू आर अ जैम। मेरे भाई अपने को आगे बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ पे काम करिए और चीजों को पॉजिटिव लेने का जो आपका नजरिया, कोशिश करिए पास ऑन करने का, कि एक व्यक्ति है, आप अगर किसी दूसरे को भी अगर पॉजिटिव कर सकते हैं, शायद ये बहुत बड़ा टास्क है, आप किसी के थॉट्स को नहीं बदल सकते, बट हाँ ट्राई तो कर सकते हैं। और ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि थोपना है, आप अपनी तरफ से अपने प्रयास करते रहिए, शायद आज नहीं कल सामने वाले के या आपके दोस्त के या आपके मित्र के, रिश्तेदार के, पड़ोस के समझ में आने लगे। बट कोशिश करिए पॉजिटिविटी अपने अराउंड रखिए, पॉजिटिव थॉट होंगे तो सिचुएशन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब पॉजिटिव थॉट नहीं होते ना, तो मैक्सिमम टाइम हमारी सिचुएशन होती है और हम खुद ही खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट के साथ काम करें ना, तो शायद सिचुएशन कितनी भी आपके अगेंस्ट में हो, आप उसे भी अपने अपने अराउंड कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट डे है डबल वैलिडिटी ऑफर का, तो जो भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है आप राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन निर्यातक बनो कैंपेन टू प्रमोट एस्पायरिंग एक्सपोर्ट इन द स्टेट। अब मैं फिर कहता हूं कि जब भी कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर देखने को मिल रहा है, राज्य सरकारों के, तो आप सिर्फ नेम याद रख लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, बस मिशन निर्यातक बनो इज रिलेटेड टू राजस्थान। अच्छा, राजस्थान कैपिटल इज जयपुर। फर्स्ट स्टेट जिसने कि ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया था, पहला स्टेट है ना जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहां तक क्लियर है दोस्त? उड़ीसा गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्या मतलब है इसका? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का, वन नेशन वन राशन कार्ड है कि अगर कोई यूपी का कोई अगर लेबर है और वो राशन कार्ड योजना के तहत आ रहा है, तो उसके उसको क्या होता है कि दूसरे स्टेट में भी जाएगा तो उसी राशन कार्ड से वो राशन ले सकता है। अदरवाइज पहले क्या था, यूपी का यूपी में लेगा, एमपी का एमपी में लेगा, राजस्थान का राजस्थान में लेगा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड है तो मतलब एक ही राशन कार्ड आपका किसी भी राशन शॉप पे काम करेगा, और इसको अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंट कर दिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर यहां पर कोई बताएगा मेरे भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उड़ीसा? गणेशी लाल है क्या? गणेशी लाल, ये नाम आपको याद करके चलना है। तो एक नंबर में एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई सीधे सिंपल शब्दों में पूछ लेगा कि विच स्टेट रिसेंटली इंप्लीमेंटेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? सो गाइस आंसर विल बी उड़ीसा। ओके, गणेशी लाल, ये नाम आपको याद करके चलना है। तो एक नंबर में एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई सीधे सिंपल शब्दों में पूछ लेगा कि विच स्टेट रिसेंटली इंप्लीमेंटेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? सो गाइस आंसर विल बी उड़ीसा। ओके, भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क। भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो वर्ल्ड कप होने वाला है, FIH वर्ल्ड कप 2023 में रहेगा मेरे भाई पुरुषों का, ठीक है। FIH जो वर्ल्ड कप रहेगा 2023 में पुरुषों का, इसके होस्ट कंट्री का नाम है इंडिया और इसके होस्ट सिटी का नाम है उड़ीसा। ध्यान से सुनिएगा,
FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो वर्ल्ड कप होने वाला पुरुषों का 15वां संस्करण रहेगा, इसको होस्ट करेगा इंडिया। और इंडिया में भी ये उड़ीसा में भी ये राउरकेला और भुवनेश्वर में। राउरकेला में एक बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बन रहा है इंडिया का, जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर होगा, बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। ओके, नेक्स्ट।